हाँ तो भाई स्वागत है हमारी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट होने वाला है एकदम हटके, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन खास समस्याओं की जो आप सभी लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हो, दैट इज़ हेयर फॉल और बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स जो आप लोग फेस कर रहे हो। तो आज इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी जी। मैम स्वागत है आपका हमारे शो पे। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैम आपके बाल बता रहे हैं एकदम नेचुरली ग्रोन है ये, क्योंकि हमको तो डाउट हो रहा है कि ये एक्चुअल में नहीं 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 नेचुरली नहीं, है। आप खींच के देख सकते हो, ये एक्सटेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। और थैंक्स टू माय मदर, उनके जीन्स अच्छे हैं तो वो ट्रांसफ़र हुए हैं। एंड क्योंकि हम लोग ज़्यादा नेचुरल रहना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ट्रीटमेंट्स, कलर्स, मतलब अभी मैं 30 क्रॉस कर रही हूँ बट मैंने कभी कोई ट्रीटमेंट और ये सब नहीं कराया। जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं कि ऑयलिंग करना है तो ऑयलिंग करना है वीक में 2-3 बार, नॉर्मल शैम्पू से धोना है, नॉर्मल सुखाना है, प्लेट्स बनानी है, और वो सब चल रहा है तो ऐसे हो गए हैं बाल। मैम आजकल तो यूथ को बड़ी प्रॉब्लम है कि बड़ी जल्दी ग्रे हेयर आ जाते हैं, एब्सोल्युटली। तो ये कैसे आ रहा है आजकल जनता में? पहले तो यार ऑब्वियसली क्योंकि आजकल का जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत ख़राब है। जेनेटिक रोल प्ले करता है। अगर आपकी फैमिली में ये पैटर्न चल रहा है, पापा, दादा, नाना, तो वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है कि आपको भी ग्रे हेयर जल्दी होने की संभावना है। बट क्योंकि अल्कोहल, स्मोकिंग, बहुत इंटॉक्सिकेशन चल रहा है, बाहर का खाना ही चलता है, घर का खाना कोई प्रेफर नहीं करता है, तो उन सब से वो जल्दी आ जाता है। एंड स्ट्रेस, आज का यूथ इनसिक्योर बहुत है फ्यूचर को लेके, काम को लेके। काम करना नहीं है बट टेंशन लेनी है, एफर्ट करने नहीं है बट रिजल्ट की टेंशन लेनी है, तो उन सब के चलते वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। आना तो सबको है, दैट हमें इज तो फॉर लगता श्योर। था कि सिर्फ वैक्स यूज करने से ही ग्रे हेयर होते हैं या कॉस्मेटिक्स से होते हैं हैवी, लेकिन इन लाइफस्टाइल चेंजेस से भी ग्रे हेयर भी होते हैं। होते हैं, एब्सोल्युटली होते हैं, क्योंकि ग्रे हेयर इज सिंपली जो आपका एक मेलेनिन प्रोडक्शन होता है जो आपके स्किन सेल्स करते हैं। आपकी जो पहली स्किन की लेयर है उसकी दूसरी लेयर जो होती है वहाँ पे ये पिगमेंट प्रोड्यूस होता है। मेलेनिन होता क्या है, अगर आप बता सकते हैं? मेलेनिन जो कलर देता है हमें, जो हमारे स्किन कलर्स डिसाइड करता है, वो ज़्यादा है तो वो थोड़ा विटिश कलर चला जाता है या डार्क कलर चला जाता है। अगर वो एडिक्वेट अमाउंट में है तो वो थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन दे देता है। तो ये स्किन की जो सेकंड लेयर होती है वहाँ पे ये एब्जॉर्ब होता है और रिलीज होता है, सेल्स बनाते हैं मेलेनिन को। बट ये ड्यू टू एनी रीज़न, अब आप कह लो कि आप कॉस्मेटिकली उसको एब्जॉर्ब करके आप तरह तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, जेल्स हैं, वैक्स हैं, स्टाइलिंग है, हीटिंग बहुत है आजकल, बहुत लोग जैसे प्रेसिंग कर रहे हैं या हर दूसरे दिन ड्रायर ही यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब तरीकों से उसको बस जो लेट आना है वो पहले आ जाता है। इतना फ़र्क होता है। एंड लाइफस्टाइल ऑब्वियसली जो खाओगे वो दिखेगा। बट अगर मैम जेनेटिक है और जीन्स में आपकी कि भाई जल्दी आना ही आना है, तब थोड़ी रिवर्सिबल है वो? नहीं, तब थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट आप उसको डिले कर सकते हो, रोक नहीं सकते बट डिले कर सकते हो। आयुर्वेदा में ऐसे सॉल्यूशंस हैं कि वो सही में डिले हो जाता है। हाँ, आयुर्वेदा सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, अच्छा खाओ और अच्छे से रहो, तो शायद आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत कम पड़ती है। और मैम जैसे ग्रे हेयर आ चुके हैं, कि आ चुके हैं, बहुत सारे हैं बालों में, तो वो हो सकता है रिवर्स की भाई आयुर्वेद से कि आप दोबारा ब्लैक पे नहीं, आ जो सकते आ गए हैं वो रिवर्स नहीं होते, हैं? बट हम और आने से रोक सकते हैं। तो ग्रे हेयर जैसे अब कलरिंग बहुत कराते हैं लोग, है ना, स्ट्रीक्स करा रहे हैं, हाइलाइट्स करा रहे हैं, बहुत इंस्पायर्ड हैं सारे। तो ये फैशन के चक्कर में जो वो और डिस्ट्रक्शन करते हैं बालों को, और एक 30s क्रॉस होते ही गंजे होना शुरू हो जाते हैं, बालनेस आ जाती है, तो उन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं और रोका जा सकता है। मैम एक चीज़ बताओ कि जैसे कोई भी हेयर ट्रीटमेंट है वो इसी नाम पे करी जा रही है, जैसे सैलून्स में भी हम देखते हैं कि आपके बाल रफ हो रहे हैं, आप ये करा लो स्मूथ हो जाएंगे, तो वो बता के तो ऐसे कर रहे हैं कि बेटरमेंट हो रही है, बट उन प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है जो हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं है? उन प्रोडक्ट्स में मेजरली सल्फर, पैराबेन्स, फ्रेगनेंसेस, फॉर्मल्डिहाइड यूज़ होता है। और जो मेरा ये मानना है कि आप जिस टेक्सचर के साथ बॉर्न हो रहे हो, जो आपका बाल है, लाइक मदर के वूम से आ रहा है और आप पैदा हो रहे हो, उसको आप नहीं बदल सकते और उसको बदलना नहीं चाहिए। एंड दिस इज़ फॉर ऑल्सो टेम्परेरी, आई गेस। हर साल 2 साल में आपको रिपीट कराना पड़ेगा, फिर से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, पैसा खर्चना पड़ेगा, और धीरे धीरे जब आप 4-5 बार करा लोगे तो बाल शायद बचते नहीं है। मतलब मेरे पास पेशेंट वही आते हैं जो इतने ट्रीटमेंट्स लेके आते हैं और फिर बोलते हैं मैम अब बाल बचा लो। तो आपने इतना डैमेज कर लिया है, कैसे हम बाल बचा सकते हैं और कैसे उन ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट हम कम कर सकते हैं, क्योंकि रूट्स खराब हो गए हैं।
बट मैम ये भी है कि जैसे ये भी बोलते हैं कि केराटिन करवा लो, ये प्रोटीन है बालों के लिए, आपके बाल और अच्छे होंगे, तो ऐसा होता है या वो भी खराब है? उसके लिए जो बोल रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि इसमें सल्फर नहीं है, पैराबिन है, तो बॉटल में जो है वो अंदर भी होना चाहिए। ऐसा ना हो दिखा कुछ और रहे हैं और बॉटल में कोई सस्ता प्रोडक्ट रखा हुआ है तो और ऐसा हो रहा है कि ऐसा अंदर कुछ होता है। हाँ, ऐसा होता है। आई कांट मेंशन, बट यस ऐसा होता है कि जो बोला जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जरूरी नहीं बॉटल्स में वही मिले। कोई भी कुछ भी यूज कर सकता है, बट आई वुड से कि आप मत ही कराओ। अगर बहुत ही आपको लग रहा है कि हाँ बहुत स्पेशल इवेंट है या आपको बालों को मतलब स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप केराटिन स्पा जैसे ट्रीटमेंट फिर भी एक बार को ले सकते हो। बट अगर आप कर्ली बाल स्ट्रेट करा रहे हो, स्ट्रेट बाल कर्ली करा रहे हो, वेविंग करा रहे हो, हाईलाइट्स करा रहे हो, कलर करा रहे हो, तो वो अवॉइड करना चाहिए टू सम एस्पेक्ट। मैम परमानेंट कर्ल तो कराने में दिक्कत है, टेम्पररी तो करवा सकते हैं? हाँ, टेम्परेरी वो स्पेशल इवेंट है तो आपने जैसे एक बार करा लिया, कोई शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, तो फॉर अ चेंज आपने करा लिया, दैट इज ओके। बट आप करा रहे हो फिर 6 महीने में फिर रिपीट करा रहे हो कि आपके बाल ही वैसे हो जाएं, तो वो कुछ सालों बाद खराब कर देंगे बालों को। पर मैम जैसे करा लिया और थोड़ा थोड़ा खराब हो रहे हैं बाल, तो कुछ आप टिप्स दे सकते हैं कि जिससे वो थोड़े कंडीशन ज़्यादा खराब ना हो? टिप्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि प्रॉपर ऑयलिंग आजकल की यूथ में ख़त्म हो गई है। मुझे नहीं लगता यूथ आजकल ऑयलिंग में बिलीव करता है या नहीं, वो वैक्स जेल सिरम्स पे रहते हैं, राइट? तो ऑयलिंग करके और जो प्रोडक्ट सूट कर रहा है एटलीस्ट वो प्रोडक्ट आप यूज़ करो। पैराबिन्स ना हो प्रोडक्ट में, सल्फर ना हो, फॉर्मल्डिहाइड ना हो, इतना भी अगर आप प्रिकॉशनरी बेसिस पे यूज़ करोगे तो आई गेस हम सॉर्टेड कर सकते हैं। बट मैटर करता है कि साथ में कोई और डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, फीमेल्स में हीमोग्लोबिन कम मिलता है तो हेयर फॉल ज़्यादा होता है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम मिलती है, लुकोरिया हम बोलते हैं, तो हेयर फॉल मिलता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, पीसीओडी है, तो आपको हेयर फॉल मिल सकता है। तो आपको अगर साइड बाय साइड कोई मेडिकल डिसऑर्डर चल रहा है तो मेक श्योर करें कि वो भी ठीक होना चाहिए, तभी आप बालों को ठीक रख पाओगे। अच्छा मैम, एक चीज़ और आती है जब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट सूट करना, तो वो सूट करना एग्जैक्टली होता क्या है? क्योंकि आप मान लो 2-3 बार भी लगा के देखते हो तो थोड़ा बहुत हेयर फॉल तो हमें शैम्पू करते हुए होता ही होता है। तो अब कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं पता चलता। अब एकदम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है चीज़, बहुत एलर्जी टाइप हो गई, तब तो समझ में आता है, बट नॉर्मली भी समझ नहीं आता कि ये सूट कर भी रहा है या नहीं, क्योंकि क्वालिटी तो वैसी रहती है। तो आपका कहने का क्या मतलब है जब हम बात कर रहे हैं सूट करना कोई प्रोडक्ट? अक्सर क्या होता है, हम फ्रेंड्स हैं, है ना, आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ करा, आपको रिजल्ट्स अच्छे दिखे, आपने मुझे बोला यार ये प्रोडक्ट यूज़ करना, मुझे तो सूट कर रहा है, मैंने यूज़ किया तो मुझे नहीं सूट कर रहा है। हो सकता है आपको डैंड्रफ इश्यूज हो, मुझे ना हो, है ना, तो हो सकता है कि आपका स्कैल्प ड्राई हो, मेरा ना हो सकता है मेरे बाल नॉर्मल है बट फिर भी मैं वो चीज़ यूज़ कर रही हूँ जो मेरे बालों को चाहिए ही नहीं, और मैं ज़बरदस्ती आपकी रिकमेंडेशन पे यूज़ कर रही हूँ, तो वो ऑब्वियसली सूट नहीं करेगा और वो हेयर फॉल बढ़ा देगा। तो ऐसे खुद को क्या दिक्कत है पहले एड्रेस करना ज़रूरी है। अगर डैंड्रफ इशू है तो आप डैंड्रफ वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करो। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल अपने बालों का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, फिजीनेस हटाना है, तो आप नॉर्मल ऑयलिंग करो और नेचुरली बालों का ध्यान रखो। मास्क लगा लो घर पे बना के, संडेज फ्री हो या वीक ऑफ पे फ्री हो तो आप दही लगा लो, बहुत अच्छा काम करेगा। आप अगर ग्रे हेयर हो रहे हैं तो आप कलौंजी के सीड्स, अगर आपको पता होगा सिसेम सीड्स होते हैं हमारे पास, कलौंजी के सीड्स हैं, उसमें भृंगराज और आंवला पाउडर मिला के, दही मिला के मास्क लगा लो, तो वो ग्रे हेयर रोकता है और एक कंडीशनिंग कर देता है। तो जो स्पा दे रहा है आपको, ये भी वही काम करेगा आपका, और बालों को आप बचा के रख सकते हो। मैम कुछ जैसे ये तो हमने थोड़ी वैसे प्रोडक्ट्स की बात कर ली जो लेकिन कुछ मार्केट में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, तो वो क्या कंप्लीटली सेफ है आपके हेयर के लिए? अगर आप हेयर ऑयल जैसे आप ले लो या फिर हमने खुद सिया के प्रोडक्ट्स निकाले हैं, उसमें हम मेजरली हेयर फॉल और सोरासिस को ही ट्रीट करते हैं। तो उसमें एक्ने, हेयर फॉल, सोरासिस जो मेजर कंसर्न्स हैं हर जनरेशन में, हम उनको ही एड्रेस कर रहे हैं, और इनमें पैराबिन, सल्फर, फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, सारी जड़ी बूटी हैं, और वही जड़ी बूटी हैं और वही मेडिसिन हैं जो आपके बालों को इफेक्टिवली कोई एटलीस्ट डैमेज नहीं देगी और प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। अच्छा मैम, स्टार्टिंग में हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे कि लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो बालों के लिए हमने ज़्यादा सुना नहीं है कि क्या खाने से बाल अच्छे होते हैं। तो आपको कुछ पता है? जो अप्लाई करने की चीज़ें तो आपने बताई, लेकिन खाएं ऐसा क्या, या क्या अवॉइड करें जो बालों के लिए अच्छा ना हो? अवॉइड के लिए तो फॉर श्योर आपको बहुत ज़्यादा एनिमल बेस्ड चीज़ें नहीं खानी चाहिए।
अगर Okay. आप एग खा Non-veg? रहे हो, नॉन वेज जो भी एनिमल सोर्स का है, डेयरी भी ले लो आप, अगर डेयरी भी बहुत कंज्यूम कर रहे हो तो इश्यूज बने रहते हैं एक्ने से रिलेटेड या आपके हेयर फॉल से रिलेटेड। जंक, प्रोसेस्ड और टिन केन फूड जो होता है वो अवॉइड करना है, घर का बना खाना खाना। और स्पेशली आप सीड्स ऐड कर सकते हो, जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं आप वो लेना शुरू करो, शिया सीड्स हैं आप वो लो, कलौंजी की सीड्स हैं, मेथी दाना है, आप उनका एक कॉम्बिनेशन बना के डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कंज्यूम करो, आपका ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलेगा और आपका हेयर फॉल नहीं होगा। मैम जनरली बॉयज़ के ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो बॉयज़ के जीन्स में नेचुरली ही ऐसा है या फिर कुछ बॉयज़ कहीं लैग बिहाइंड करते हैं लाइफस्टाइल के पर्सपेक्टिव पे? अब बॉयज़ की अगर मैं बात करूँ तो पहला तो जेनेटिक ऑब्वियसली मैटर करता है। अगर आपके पापा दादा उन तरफ के पैटर्नल मैटरनल चल रहा है कि बालनेस है, जल्दी गंजापन आ जाता है, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो अगर आप हार्मोनल टेस्ट कराएंगे और आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन कम है, FSH बढ़ा हुआ है और LH बढ़ा हुआ है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बॉयज़ की क्योंकि अक्सर हेयर लाइन पीछे हो जाता है और फिर एक पर्टिकुलर एज के बाद 20, 25, 30s के बाद वो एक हेयर लाइन पीछे होता है, वाइड हो जाता है, तो ये एक सिग्निफिकेंस एक सिम्टम है कि हाँ आपको हेयर फॉल हो रहा है और वो हेयर लॉस भी हो सकता है। तो आपने पैटर्न्स देखे होंगे, कोई बीच में से बाल्ड है, कोई साइड में से बाल्ड है, कुछ पैचेस में बाल्ड है, तो एक हार्मोनल टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। हो सकता है थायराइड आपका डिस्टर्ब हो रहा हो या हो सकता है टेस्टोस्टेरोन आपका फ्लक्चुएट कर रहा हो। एंड अगर बॉयज़ बहुत से बॉयज़ हैं जो आजकल हेयर फॉल के कारण फिर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, तो वो रिकमेंडेड है, आप वो बोलते हैं कराने के लिए? मैं पर्सनली नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैंने कोई रिजल्ट्स देखे नहीं है। मतलब अगर पूरा बाल है, लेट्स सपोज पूरा ही सर्कल है, बाल नहीं है और उस पर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो, तो वो ऐसा लगेगा जैसे छोटी छोटी घास आ रही है, वो आपका पूरा स्कैल्प नहीं भर सकता। आप अगर अपने सर्कल में भी अब किसी को देखना, किसी ने ट्रीटमेंट्स लिए हों, तो उनके ऐसे बाल नहीं होंगे जैसे अभी हमारे दिख रहे हैं, तो वो पता चल जाएगा कि हाँ ये ट्रांसप्लांटेड ही है। बेटर है अगर आप उसको ऑल्टरनेट पैथीज से और अच्छे प्रोडक्ट यूज करके और अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी को देके ठीक करना चाहो तो किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। मैम अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी, बालों की हम बात ही कर रहे हैं तो अभी हमने अप्लाई करने की चीज़ें भी आपने बताई, हेयर मास्क और ये चीज़ें, और साथ ही साथ हमने न्यूट्रिशन की भी बात करी। लेट सपोज कि कोई न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, विच इज़ इंटरनल, जो सप्लीमेंट्स वो नहीं जा रहे न्यूट्रिशन बॉडी में, बट अप्लाई पूरा प्रॉपर कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं बालों की, तो हेयर अच्छा होना मोर एक्सटर्नल पे डिपेंड करेगा या इंटरनल पे बॉडी के? इट वर्क्स बोथ वेज, है ना। अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ घर को ऊपर से पेंट कर लूं और अंदर उसका सीलन आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है। सीलन भरना भी जरूरी है, पेंट करना भी जरूरी है, तो दोनों साथ में काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। नहीं तो फिर जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो शायद टेम्परेरीली मिलते हैं, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा एप्लीकेशन से थोड़े टाइम के लिए, बट वो थोड़े टाइम के बाद फिर शुरू हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप दोनों तरफ से उसको भरो। और हेयर की बात हो रही है तो डैंड्रफ तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ही है, तो डैंड्रफ के लिए कुछ टिप्स आप दे सकते हो या कुछ होम रेमेडीज आप दे सकते हो? डैंड्रफ के लिए हमने एक स्कैल्प एक्सफोलिएटिंग सीरम निकाला है जो टोटली आयुर्वेदिक है। आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं, या एंटी डैंड्रफ ऑयल्स हैं, शैम्पू है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको समझना चाहिए कि डैंड्रफ कहीं स्कैल्प सोरासिस तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो डैंड्रफ समझ के इलाज ले रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं सालों साल, और पता चलता है कि उनको स्कैल्प सोरासिस है। स्कैल्प सोरासिस क्या होता है? सोरासिस एक स्किन का बीमारी है, क्रॉनिक ऑटोइम्यून बीमारी है, जब हमारा शरीर खुद का दुश्मन बन जाता है और स्किन सेल्स को टारगेट करके अटैक करना शुरू कर देता है। तो आपके यहाँ पे रेड कलर के पैचेस और स्किन झड़नी शुरू हो जाएगी, आपको कानों के पीछे या नेक पे या हेयर लाइन पे एक ऐसा लगेगा कि स्किन झड़ के नीचे गिर रही है, और रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, इचिंग ये सब मिल सकता है। ये होती क्यों है? ये पहले तो ऑब्वियसली अगर पीछे जीन्स में ही आ रहा है कि किसी को घर में है तो वो ट्रांसफरेबल है, आपके फादर, 4 फादर्स, 3 जनरेशन तक भी कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी है तो वो हो सकती है। दूसरा, ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड बहुत होती है। अगर बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रेस में हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो भी ये अपनी स्किन को अटैक करना शुरू कर देती है। और आफ्टर कोविड स्पेशली हमने देखा है कि जब कोविड की वैक्सीन्स लगी हैं या कोविड इन्फेक्शंस हुए हैं या वो एक पर्टिकुलर कोई भी कोविड से पीड़ित हुआ है, तो उसके बाद उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिला है कि इम्यूनिटी इतनी डिस्टर्ब तरीके से काम कर रही है कि सोरासिस पेशेंट को देखने को मिल रहा है। बट मैम जैसे स्ट्रेस है किसी में, तो आप कैसे रेकमेंड करते हो इंसान को कि ये तो मेंटली है,
तो इसमें तो प्रोडक्ट काफ़ी वर्क करेगा नहीं, तो आप उसमें क्या सजेस्ट करते हो, क्या करें? उसमें टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लेना चाहते हैं काउंसलिंग थेरेपीज आप लीजिए, बट ये खुद को इंडिविजुअली खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, शरीर की भी और दिमाग की भी, कि हम उसको ठीक रख सकें। आज का यूथ का स्ट्रेस आप पूछोगे तो क्या स्ट्रेस है, हमें आपको नहीं होगा, बट आप बच्चों निकलो, मतलब हमें पास होना है, हमें यूपीएससी क्लियर करना है, हमें मेडिकल क्लियर करना है, आगे करियर का स्ट्रेस है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का स्ट्रेस है, ब्रेकअप का स्ट्रेस है, राइट, फैमिली स्ट्रेस है, तो इतना इम्पोर्टेंस किसी को देनी क्यों है? आप चीज़ों को करो, प्रायोरिटी रख के करो, बट ऐसा मत स्ट्रेस लो कि आपका शरीर ही आपका दुश्मन बन जाए और खुद को अटैक करना शुरू कर दे। तो एक बैलेंस्ड होना चाहिए। आज की जनरेशन में आई डोंट थिंक सो कि बैलेंस्ड है, मतलब अगर वो प्यार कर रहे हैं तो इतना कर रहे हैं, और वो नफरत कर रहे हैं तो वो इतनी नफरत कर रहे हैं कि वो खुद को ही हार्म कर रहे हैं। तो मूव ऑन करना सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, और चीज़ों को बैलेंस तरीके से हैंडल करना चाहिए। बट इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है जब आपकी बॉडी खुद ही आपकी दुश्मन हो जाए? तो क्या वो मेडिकली ट्रीट होता है या कैसे ट्रीट होता है वो? अगर मैं एलोपैथिक मेडिकेशंस की बात करूं तो वो स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट उनमें दिया जाता है। स्टेरॉइड क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। तो जो सिम्टम्स आपको शरीर पे दिख रहे हैं स्किन के, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, पपड़ी झड़ रहा है, इचिंग है, बर्निंग है, बॉडी पे पैचेस आ रहे हैं, तो वो सप्रेस करेगा और उसको टेम्परेरी बेसिस पे ख़त्म कर देगा। बट जैसे ही आप स्टेरॉइड लेना छोड़ दोगे तो वो और ब्लास्ट होके आपकी बॉडी पे दिखता है। और अगर मैं ऑल्टरनेट पैथीज की बात करूं, सिर्फ आयुर्वेदा ही नहीं, होम्योपैथी भी या नेचुरोपैथी भी, उसमें दोनों तरीके से काम होता है। एक तो इम्यूनिटी को बैलेंस कराया जाता है, सप्रेस नहीं कराया जाता, कि वो अपने शरीर को समझे कि ये हमारी दुश्मन नहीं है और उसका प्रोटेक्शन करे। जनरली इम्यूनिटी का काम है डिफेंड करना, तो डिफेंड ही करे, अटैक ना करे। सेकेंडली, कुछ डाइट मॉडिफिकेशंस, जैसे मैंने बताया डेयरी है या बाहर का खाना है या एनिमल सोर्स का प्रोटीन है, वो आप ना लें तो उससे इम्यूनिटी ट्रिगर नहीं होती, आपका गट फ्लोरा अच्छा रहता है, आपका पेट में जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो होते रहते हैं, इम्यून सिस्टम अच्छा काम करता है, तो वो रिलैप्स नहीं होता। तो दोनों तरीके से ऑल्टरनेट पैथीज में इसको ठीक किया जा सकता है। और आप आयुर्वेदिक में कुछ मेडिसिन भी देते हैं? हाँ, वो हम खुद की फॉर्मुलेशन से देते हैं, और ये हमारी, जैसे हमने मोर देन 1,80,000 पेशेंट ठीक करे हैं, तो हम उसके बेसिस पे अपने फॉर्मुलेशन से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अच्छा मैम, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी, इनफैक्ट एलोपैथिक भी फॉर दैट मैटर, पता नहीं होता हमें कि कहाँ से बन रही है, कहाँ से सोर्स हो रही है कुछ। मतलब जब ऐसी स्टडीज़ आती है कि इंडिया में कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जो बाहर तो अलाउड ही नहीं है। सिमिलरली आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि उनमें एनिमल के कुछ मिक्सेस मिल रहे हैं, तो फिर लोगों को भरोसा नहीं होता। तो फिर आप उसको मेक श्योर करने के लिए क्या करते हो? मतलब आम जनता कैसे भरोसा करे? क्योंकि मैंने जो आयुर्वेदिक मेडिसिन कंज्यूम करी उसमें एक छोटी सी पर्ची निकलती है कि इसमें ये चीज़ें हैं, वो वेरीफाई कैसे हो या कैसे ट्रस्ट कैसे आए मेडिसिन पे? ट्रस्ट के लिए लैब टेस्ट होते हैं, राइट? तो हमारी जो मेडिसिन है वो लैब टेस्टेड है, तो उसमें कोई स्टेरॉइड नहीं मिलेगा आपको, और ऐसा कोई भी सोर्स नहीं मिलेगा जो आपकी बॉडी को हार्म करेगा। तो ये रिपोर्ट्स होती हैं, जो दवाई बना रहा है उनको करानी चाहिए फॉर द सेफर साइड। तो वो अगर वो अप्रूव करा लेते हैं कि हाँ इसमें स्टेरॉइड नहीं है, कोई एनिमल का सोर्स नहीं है, कोई लेड नहीं है, कोई हैवी मेटल नहीं है, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये लैब टेस्टेड, सारे लैब टेस्टेड रिपोर्ट्स होते हैं। आप कह रहे थे मैम कि जो हमारी आयुर्वेदा मेडिसिन है उनमें सभी जड़ी बूटियाँ होती हैं, मतलब सारा वही कुछ, तो बिल्कुल भी केमिकल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती? नहीं है, और ये लैब टेस्टेड है। और आप सोर्स कहाँ से करते हो अपनी जड़ी बूटियाँ? जड़ी बूटियाँ फॉर एग्जांपल, जैसे जो भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, मेरे फादर इन लॉ ही हैं, तो वो जगह जगह से जड़ी बूटी लाते हैं। जैसे यूपी में एक जगह है कासना, वहाँ से आती हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर्स इन जड़ी बूटियों को सप्लाई करते हैं या देते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, हम वहाँ से वो जड़ी बूटियाँ लेते हैं। अच्छा मैम, जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो लोग ये सोच रहे होंगे यार हमें ना कोई दवाइयाँ यूज़ नहीं करनी, जो आपने प्रोडक्ट्स बताए वो भी यूज़ नहीं करने, हमको घर बैठ के अपने बाल हेल्दी रखने हैं। तो कुछ घर बैठे जो लोग काम कर लें अपने बालों पे, ऐसी कुछ रेमेडीज़ आप बताइए। फॉर बेटर हेयर ओनली, जैसे मैंने बताया कि आप सीड्स ले सकते हो, है ना, फ्लैक्स सीड्स है, शिया सीड्स हैं, मेथी दाना है, आप कंज्यूम कर सकते हो। डेली बेसिस पे आप कंज्यूम करो तो आपका गट भी अच्छा रहेगा और हेयर फॉल भी अच्छा रहेगा। आप अनार खा सकते हो, अंजीर खा सकते हो, जिससे आपका आयरन अच्छी मात्रा में बॉडी में रहे और आपको हेयर फॉल इश्यूज ना आए। फीमेल्स में स्पेशली अगर सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है,
सफ़ेद डिस्चार्ज हो रहा है तो वो भी बहुत हेयर फॉल कराता है। तो उसको रोकने के लिए जैसे नहाते टाइम आप गुनगुने पानी में फिटकरी डाल के सेक ले सकते हैं, तो आपका सफ़ेद पानी रुक जाएगा। तो आप इनको फॉलो करके भी अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं। प्रॉपर ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, और वही शैम्पू यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाला ना हो। और ऑयल कितने टाइम ऑफ स्पैन में लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग डेली लगाते हैं, कुछ लोग हफ्ते में लगाते हैं, कुछ लोग महीनों में लगाते हैं। वीक में 2 बार इनफ। और कितनी देर अप्लाई करके छोड़ना चाहिए? कई लोग रात भर लगा के सो जाते हैं और सुबह शैम्पू करते हैं, कुछ 1-2 घंटे रखते हैं, तो कैसे करना चाहिए? अब वो डिपेंड करता है कि आपका स्केड्यूल कैसा है, वर्किंग स्केड्यूल। अगर आप रात भर भी छोड़ पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप 2-3 घंटे पहले भी हेयर ऑयलिंग कर रहे हो देन वॉश कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैम, आप अब थोड़ी स्किन केयर की बात करते हैं। आपकी स्किन बहुत अच्छी है एंड आप स्किन केयर एक्सपर्ट भी हैं। तो वही अगेन सबसे कॉमन प्रॉब्लम पे आते हैं, एक्नेज बहुत ज़्यादा लोगों में हो जाते हैं। तो क्यों हो रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है? आपके पास कैसे लोग आ रहे हैं? ज़्यादातर जो मेरे पास एक्ने के लोग आते हैं वो टीनेज बच्चे होते हैं, जो 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में हैं, टिल 25 ये प्रॉब्लम रहती है। हो क्यों रहे हैं? क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस सब में रहते हैं, राइट? अब सब छोटी उम्र से ही आजकल बहुत पॉर्न वीडियोस भी देखते हैं, या ऐसा कोई अडल्टरिंग मटेरियल भी देखते हैं, तो उनसे जो उनके हार्मोन है वो पहले बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो एक स्पेसिफिक एज है टीनेज की वो 11-12 साल के बाद ही आती है ना। बट आजकल आप नोटिस करोगे तो गर्ल्स में जो पीरियड्स हैं वो शायद 5th-6th स्टैंडर्ड में ही आ जाते हैं, 8-9 साल की उम्र में ही आ जाते हैं। मुझे नहीं आए, राइट? तो ये जो एक इशू है कि हार्मोन जल्दी उनके बन रहे हैं, पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, या मेल्स में फ्लक्चुएशन है टेस्टोस्टेरोन की या हार्मोन्स की, तो उन सब के चलते उनको एक्ने देखने को मिलते हैं। और एक्ने भी ऐसे मिलेंगे कि वो धब्बे छोड़ेंगे, है ना, और पस निकलेगा। तो ये हार्मोनल सिस्टिक एक्ने होते हैं। इनको आप जितना हो सके फॉर अ टाइम बिंग अवॉइड करो, क्योंकि एक एज के बाद ये चले जाते हैं, राइट? बट आप यस उसको क्लेंस कर सकते हो, पसीना मत इकट्ठा होने दो, बार बार मुंह धोते रहो, एंड उसके बाद मॉइस्चराइज करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी ट्रीटमेंट्स लेने की ज़रूरत है, और अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालते रहो शरीर से। तो टॉक्सिन्स आप चाहे तो ब्लड प्योरीफायर्स आयुर्वेद में आते हैं, आप वो ले सकते हो, या फिर आप बहुत सारी एक्सरसाइज करके अपने टॉक्सिन्स निकाल सकते हो। और बहुत ज़्यादा जंक मत कंज्यूम करो। ऑयली फूड से भी पिंपल्स? हाँ, ऑयली फूड से भी पिंपल नहीं होते, बट यस ऑयली फूड आपके लिवर की फंक्शनिंग को थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। तो लिवर एक हमारा ऐसा ऑर्गन है जो सारे टॉक्सिन्स को बाहर भेजता है। जब वही ऑर्गन टॉक्सिन्स बाहर नहीं भेजेगा तो कुछ ना कुछ इशू तो लगा रहेगा। तो उसको हेल्दी रखना है हमें बेसिकली। और मैम कुछ लोगों की स्किन में कलर का फर्क भी होता है, कोई मतलब अगर गालों पे थोड़ी गोरी है तो साइडों में काली हो जाती है, तो वो कैसे होता है? वो पिगमेंटेशन होता है। अच्छा। और वो जनरली आपको मिलेगा किसी भी फीमेल की जब डिलीवरीज हो जाती हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद ये इशू बहुत मिलता है। कि प्रेगनेंसी हुई तब अलग हार्मोन थे, जब ब्रेस्ट फीडिंग कराई तब अलग हार्मोन्स थे, फिर बाद में हार्मोन नॉर्मल हुए। तो ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपको पिगमेंटेशन मिल जाती है। तो इनको भी आप रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? एक तो हार्मोन ठीक होना चाहिए, राइट? पहले तो हार्मोनल टेस्ट कराना चाहिए। बट अगर नहीं कुछ मिल रहा, आपके टेस्ट सारे ठीक हैं, और अब आप सेकंड प्रेगनेंसी पे नहीं हो या ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं हो, तो आप सेफ आयुर्वेदिक या और भी जो पैथीज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक नहीं डाला हुआ है, वो यूज़ करके भी आप अपना पिगमेंटेशन रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा मैम, आजकल बहुत से लोग हैं जो स्किन केयर रूटीन करते हैं, नाइट का अलग चल रहा है, गर्ल्स का दिन का अलग चलता है। तो ये किस लेवल तक ख़राब कर रहा है स्किन को, या फिर कौन से प्रोडक्ट्स या फिर केमिकल्स आप बोलते हो कि अवॉइड करने चाहिए, तो मत ही अप्लाई करो अपनी स्किन पे? रेटिनॉल आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि दिन का रूटीन अलग या रात का रूटीन अलग होना चाहिए। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं नॉर्मली बस एक क्लेंस करती हूँ, मुंह धोती हूँ, मॉइस्चराइज करती हूँ और सो जाती हूँ, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपकी स्किन को। आपकी स्किन को हाइड्रेशन चाहिए, पानी पियो, बहुत सारा पानी पियो, और जो पानी पीने की आदत नहीं है उसको डालो, चाहे दवाई समझ के पियो बट पियो। नहीं पसंद आ रहा पानी तो नींबू डाल के पी लो, मतलब देयर आर मेनी ऑप्शंस, बट पानी ज़रूर पियो। और बस मुंह धोते रहो और उसको मॉइस्चराइज करते रहो, इनफ। उसके अलावा आपको That is कुछ हाँ मैम हम देख रहे हैं पता नहीं क्या क्या अप्लाई किया जा रहा है। पहले तो क्रीम लगा रहे हैं, फिर स्प्रे लगा रहे हैं, फिर उसके फिर से क्रीम लगा रहे हैं। मेरे पास तो नहीं है इतना टाइम, आपके पास है? मेरे पास नहीं, लेकिन मैंने देखा जरूर मैम है। लड़कियां तो निकाल रही हैं, देखो टाइम जैसे तैसे। मेरे पास तो नहीं है। बेसिकली बस आपका स्किन साफ होना चाहिए, क्लेंस होना चाहिए। आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उसको एक्सफोलिएट कर सकते हो, सिरम्स बना सकते हो, बेसन से क्लीन कर लो, एलोवेरा जेल लगा लो,
तो वो भी बहुत मॉइस्चराइजेशन और एक्सफोलिएशन कर देता है। तो आप ये यूज करो और नॉर्मल मॉइस्चराइज करके सो जाओ, नींद पूरी लो, राइट? रात भर रो मत, फोन पे मत बात करो। रात भर रो मत। मैम ये रोना कैसे आया आपके माइंड में कि रात भर रो मत? बहुत रात में रोता ही है इंसान। नहीं, मैंने देखा है यार, बहुत पेशेंट बताते हैं, मैं सारी जो चीजें बोल रही हूँ वो पेशेंट के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो पेशेंट ही बोलता है हम रात भर इतने टेंशन में होते हैं कि रोते रहते हैं, पता ही नहीं क्यों रो रहे हैं, पता ही नहीं क्यों रो रहे हो। उनसे पूछो क्यों रोते हो, कोई स्ट्रेस है? बोलते नहीं बस रोना आ रहा है। तो आप टाइम से सो, टाइम से उठो, पानी पियो बहुत सारा, फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, पपाया खाओ, आप लेमन इनटेक करो, आप संतरा खा सकते हो, मौसमी खाओ, अनार खाओ, कीवी खाओ, बेरीज खाओ, बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं जो आपके स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देते हैं। तो आप ये सब चीज़ें भी कंज्यूम करके बहुत पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, अंदर से भी ठीक रहोगे, बाहर से भी ठीक रहोगे। और मैम जैसे ये तो पता ही है कि आजकल लड़कियां कितना ज़्यादा मेकअप करती हैं और किस तरीके से डैमेज होती है स्किन, बट उस चीज़ को रिकवर करने के लिए कैसे लड़कियां, मतलब जैसे आप कह रहे हो कि नॉर्मली स्किन रूटीन तो कर ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक तो डेली बेसिस पे मेकअप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल इवेंट है तब आप यूज़ करो। आप जितना स्किन सेल्स को सांस लेने दोगे, ऑक्सीजन जाने दोगे, वो उतना निखरेगी, राइट? और स्किन कुछ नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्शन है आपकी इनर बॉडी का। अगर आप अंदर से हेल्दी हो ना, लिवर आपका ठीक काम कर रहा है, आपको जो मोशन है पॉटी ढंग से आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, और अंदर से कोई आयरन की कमी नहीं है, विटामिन डी की कमी नहीं है, विटामिन ई की कमी नहीं है, जिंक पूरा है, तो आपकी स्किन ऐसे ही अच्छी लगेगी। अच्छा मैम, कुछ लोगों को मोल्स भी हो जाते हैं कि कुछ टाइम के बाद पहले से जो नहीं होते फ्रॉम बर्थ होने लग जाते हैं उनको बाद में, वो क्यों होते हैं? और वो हटे कैसे अगर किसी को नहीं चाहिए तो? वैसे तो ये नेचुरल चीज़ है। अगेन जो पिगमेंट हमारा रिलीज हो रहा है वो ज़्यादा काम कर रहा है, और एक आपको एक धब्बा छोड़ के जा रहा है, या एक तिल मैं बोल सकती हूँ छोड़ के जा रहा है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत लेज़र ट्रीटमेंट्स चल गए इनको हटाने के लिए, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्किन बर्न होता है, उसमें भी रेडिएशन है। तो जो नेचुरली चीज़ें हैं उनको आप मत छेड़ो, जिन चीज़ों के साथ आप पैदा हुए हो उनको आप बिल्कुल मत छोड़ो। अगर आपको करना भी है तो आप मस्सों का इलाज कर सकते हो, मस्से हटाओ, जो वॉट्स हो जाते हैं फेस पे, नेक पे, तो वो आप हटाओ। वो एक टिश्यू कलेक्शन है, डेड टिश्यू कलेक्शन है, वो आप हटाओ, वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। बट अगर तिल है, अच्छी बात है। पहले के टाइम में तो अच्छे मानते थे तिल, अभी नहीं मानते, तो अननेसेसरली ट्रीटमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और मैम जैसे लेज़र आजकल बहुत लोग करा रहे हैं हेयर के लिए कि बॉडी पे हेयर है, तो वो भी नुकसान कर रहा है बॉडी को एक तरीके से? लॉन्ग टर्म में येस ऑफ कोर्स करता है, क्योंकि रेडिएशन नहीं है और वो पूरा फॉलिकल को जलाया जाता है, राइट? तो आप बहुत फ्रीक्वेंटली करा रहे हो और लंबे समय तक करा रहे हो, तो वो आपको हार्म कर सकता है, स्किन डैमेज करेगा, या स्किन काली कर देगा, या सेंसिटिविटी बढ़ा देगा। तो रैशेज होना या वहाँ पे जलन होना बहुत कॉमन चीज़ें, कॉम्प्लिकेशन है जो लेज़र के बाद फेस करते हैं लोग। तो बहुत लंबे समय तक और बहुत फ्रीक्वेंटली अवॉइड करना चाहिए। मैम जैसे आपने हेयर प्रोडक्ट्स के कुछ केमिकल्स बताए थे, हमारे नॉर्मली जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, मॉइस्चराइजर्स हो गए या फेस वॉश हो गए या फेस क्रीम्स किसी भी तरह की हो गई, या आजकल गोरा होने की क्रीम आ रही है, तो वो उनमें भी कोई केमिकल्स होते हैं जो एक्चुअली हमें हार्म कर रहे होते हैं? अगेन फॉर्मल्डिहाइड, पैराबेन, फ्रेगनेंसेस, और जिस स्किन कलर के साथ हम पैदा हुए हैं वो हम नहीं बदल सकते, चाहे कितनी भी फेयरनेस क्रीम लगा ले। कोरियन बहुत चल रहा है आजकल, हाँ, आपने देखा होगा हाँ, ना। हाँ। तो समझने की ज़रूरत है कि हम जिस क्लाइमेट में पैदा हुए हैं, जिन स्किन टेक्सचर के साथ पैदा हुए हैं या टोन के साथ पैदा हुए हैं, वो नहीं बदला जा सकता। कोरियंस, उनका जेनेटिक कोडिंग अलग है, उनके जीन्स ही वैसे हैं, उनका टेक्सचर अलग है, स्किन टोन अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं। इंडिया में व्हीटिश ही होते हैं लोग, है ना, फॉरेनर्स यहाँ नहीं होते हैं जो चाहिए कि गोरा होना है। तो आप स्किन को इवन टोन कर सकते हो, कहीं काला है कहीं गोरा है, आप उसको टैनिंग को हटा सकते हो, बर्न्स को हटा सकते हो, इवन टोन पे आप उसको क्लियर स्किन एक कर सकते हो मैनेज। बट आप कलर बदल दोगे, ये पॉसिबल नहीं है सर। ओके। और ये जो जैसे फ्रेग्रेंसेस की हम बात करें, तो वो कैसे आर्टिफिशियली ऐड करते हैं, वो हमारी स्किन के लिए बुरा है? क्योंकि उसमें तो जैसे बॉडी वॉशेस में तो फ्रेग्रेंस के नाम पे ही बेचा जाता है कि रोज़ की खुशबू है, फलाने की, तो वो एक्चुअली हार्मफुल है स्किन वो के लिए? सारे आर्टिफिशियल फ्रेगनेंसेस होते हैं, वो कुछ भी रोज पेटल्स, ये नहीं है कि रोज पेटल्स को सुखाया और फिर उसमें डाला जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है।
तो बेटर है कि जो चीज़ जितनी रॉ है ना, जो चीज़ जिस चीज़ की खुशबू दे रही है वो चीज़ सही है, जो चीज़ जिस चीज़ की खुशबू ही नहीं दे रही है वो बेकार हो जाती है। तो बेटर है कि आप नेचुरल सोर्सेस कोई प्रेफर करो, या आप आयुर्वेदा, होम्योपैथी, बहुत ऑल्टरनेट पैथीज़ हैं जो बहुत प्रोडक्ट्स निकालते हैं जो केमिकल फ्री है। बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं, बहुत प्रीमियम ब्रांड्स भी हैं, नॉर्मल ब्रांड्स भी हैं, तो आप उन्हें प्रेफर करो। एटलीस्ट वो आर्टिफिशियल फ्रेगनेंसेस नहीं डाल रहे हैं ओके। एंड वर्थ इट है। जी मैम, थोड़ी ना पेशेंट्स की बात करते हैं। आपके पास किस किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, क्या क्या स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, फिर आपने उनको किस तरीके से उनका इलाज किया है, थोड़ा बताइए उनके बारे में। मेजरली मेरे पास सोरासिस के पेशेंट बहुत हैं, सोरासिस और विटिलिगो जो हम बोलते हैं, सफ़ेद दाग हो जाते हैं, सफ़ेद पैचेस देखे होंगे आपने, और सोरासिस के पेशेंट बहुत हैं, लाइक 60-70% मेरे पास सोरासिस के पेशेंट हैं। तो अभी हमारा वो एक जोन बन गया है कि सोरासिस पेशेंट है, हाँ ठीक हो जाएगा, ऐसा जोन बन गया है। तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, जैसे स्किन पैचेस हैं, पूरी बॉडी पे स्किन पैचेस हो जाते हैं और पूरी बॉडी की जो हमारी डर्मिस है वो झड़ना शुरू हो जाती है। मतलब ये नॉर्मल स्किन है, अब ये इतनी मोटी और इतनी स्टिकी हो गई है, इतनी ड्राई हो गई है, तो वो झड़ना शुरू हो रही है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा स्किन झड़ा हुआ आपको दिखेगा इकट्ठा करके। तो दिस इज सोरासिस। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, रेडनेस मिलेगी, पेन मिलेगी, इचिंग मिलेगी, बर्निंग मिलेगी, और ऑब्वियसली जब फ्लेकिंग हो रही है, स्किन झड़ रही है, तो पेशेंट सोशली, मेंटली, फिजिकली सारी तरह से टूट जाता है, राइट? क्योंकि आप जैसा दिख रहे हो लोग आपको आसपास वैसा ही लेते हैं। तो जब उनका स्किन पे ही सारी चीज़ें दिख रही हैं और स्किन एकदम क्रैक्ड है, ब्लीडिंग भी हो रही है, पेशेंट आते हैं जो ब्लीड हो रहा होता है, कट्स पड़ रहे होते हैं और पूरा बॉडी ही ऐसा है, तो वो पेशेंट को हर एस्पेक्ट में तोड़ देता है। तो ये कितने टाइम में ट्रीट कर देते हैं आप? ये टू बी ट्रू डिपेंड करता है। पेशेंट मेरे पास 1 महीने में भी ठीक होता है और 6 महीना 8 महीना भी लगाता है। अगर वो अच्छे से डाइट कंट्रोल करके चल रहा है ट्रीटमेंट के साथ, तो वो 3-4 महीने में ठीक होके चला जाएगा। अगर वो नहीं छोड़ पा रहा, नॉनवेज नहीं छोड़ पा रहा, अल्कोहल नहीं छोड़ पा रहा, बाहर का खाना नहीं छोड़ पा रहा, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और रिकवरी डिलेड हो जाती है। आराम तब भी आता है बट डिलेड आता है। मैम अगर ये जेनेटिक नहीं है किसी को ये वाली प्रॉब्लम, तो ये वैसे कैसे होती है लोगों को? ये वैसे, एक तो जेनेटिक मैंने बताया कि अगर आपके किसी भी जनरेशन में कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो आ रहा है तो आपका स्किन टारगेट हो गया और आपको हो रहा है। दूसरा, एक जीन म्यूटेशन भी होती है। जब मदर की वूम में होते हैं तब हमारा जेनेटिक मेकअप बन रहा होता है, जेनेटिक कोडिंग हो रही होती है, तो एक जीन होता है वो म्यूटेट कर जाए, HLA-B27 बोलते हैं, और वो पॉजिटिव आ जाए तो भी कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी हो सकती है। दूसरा, स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप ले लो दिलो दिमाग पे तो भी ये बीमारी होती है। और एक्सेसिवली इनटेक ऑफ अल्कोहल, बाहर का खाना, जो लाइफस्टाइल है आजकल की जनरेशन का, या अच्छा खाना खाना ही नहीं है, वो भी इसको ट्रिगर कर देता है। अच्छा मैम, पता कैसे चले अगर कोई नॉर्मल स्किन पैच हो गया या नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम है वर्सेस सोरेसिस, तो पता कैसे चलता है डिफरेंस कि ये नॉर्मली ठीक हो जाएगा, ये मैं घर पे ही कुछ लगा के ठीक कर लूँ या मैं एक डॉक्टर के पास जाऊँ? नॉर्मल स्किन पैच में सिर्फ रैश पड़ेगा, आप खुजालोगे लाल हो जाएगा या बम्प्स आ जाएंगे। सोरासिस में स्किन का झड़ना मैंडेटरी है। एक सिल्वर या ग्रे कलर का स्किन होगा जो आपका झड़ेगा ही झड़ेगा। आप ऐसे करोगे तो वो झड़ेगा। तो ये एक सिग्निफिकेंस सिम्टम है कि हाँ ये सोरासिस ही है। तो हमें एक डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए? डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। या इंडिया में हर कोई डॉक्टर है ना, हर दूसरा बंदा डॉक्टर है, तो ऐसे कुछ भी सुन के नहीं करना चाहिए। मेडिकेटेड मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए और वही प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए जो आपकी इरिटेशन को स्किन की कम कर दे। और कोई पेशेंट स्टोरी आप शेयर करना चाहोगे जो आपको बहुत पेशेंट स्टोरी, कल ही एक पेशेंट आई, मेरे OPD थी कल, तो कल ही एक 5 साल की बच्ची आई थी जिसे 1.5-2 साल से सोरासिस था। 5 साल की बच्ची 5 को? साल की बच्ची को ये कभी भी हो जाता है, इवन 2 साल, 1 साल, 6 महीने, ये कभी भी हो जाता है। 60 ईयर पेशेंट भी है कि 60 साल में भी है, 50 साल में भी है, तो एज है ही नहीं, कोई वो ही नहीं है, दायरा ही नहीं है, किसी भी एज में हो जाता है। तो 5 साल की बच्ची आई थी, 2 महीने पहले वो मेरे को दिखाने आई थी। जब वो फर्स्ट टाइम आए थे उसके पेरेंट्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे बच्ची को लेके, और उसकी पूरी बॉडी में ऐसे स्किन ऐसे जैसे छिलके होते हैं वैसे उतर रहे थे, कट्स थे, ब्लीडिंग थी, रेडनेस थी। और वो फर्स्ट टाइम जब आई थी तो मैं उसे देख के यही सोच रही थी कि यार इतनी छोटी बच्ची है, ये बिल्कुल भी रो नहीं रही, बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं हो रही, इरिटेबल नहीं है, वो नॉर्मल है, हंस के बैठी है, दिखा रही है। तो मुझे यही था कि बस ये ठीक हो जाए। और अब वो 2 महीने बाद जब मुझे दिखाने आई है तो वो पूरी बॉडी क्लियर लाई है। तो मेरे को था कि आज मेरा दिन बन गया और OPD सक्सेसफुल हो गई। मैं इमेजेस भी आपको दिखा सकती हूँ। तो इतना अच्छा लगा देख के कि अभी वो एब्सोल्युटली फाइन है और
आई होप कि वो आगे भी फाइन ही रहे। इसमें मैम वैसे क्या मेडिकेशंस आप यूज़ करते हो? इसमें हमारी फॉर्मुलेशंस हैं, तो हमारी ही जो क्लिनिकली टेस्टेड हैं या पेशेंट्स पे ट्रायल करके हमने रिजल्ट्स लिए हैं, उन्हीं को हमने अब लैब टेस्टेड करा रखा है। तो वो स्टेरॉइडल फ्री हैं, केमिकल फ्री हैं, और अब पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो ये बहुत एविडेंटली है कि हाँ नॉन स्टेरॉइडल है, क्योंकि अक्सर सोरासिस में स्टेरॉइड्स ही दिए जाते हैं, तो आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स उसको ही दिए जाते अप्लाई हैं। करने का देते हो या खाने का देते खाने हो? का भी देते हैं, जैसा मैंने बोला सीलन है तो सीलन भी भरनी पड़ेगी और पेंट भी करना पड़ेगा, राइट। तो अंदर से भी ठीक करना है ताकि इम्यून सिस्टम बैलेंस काम करे, अटैक ना करे। ये दवाइयाँ जब आप खाते हो तो वो ये काम करता है, ब्लड प्योरिफिकेशन है, टॉक्सिन्स को बाहर फेंकता है। और दूसरा एप्लीकेबल्स जो हमने सिया में निकाले हैं, तो सोरिया बॉडी वॉश है, लोशन है, ऑयल है, जब आप ये लगाते हो तो जो इरिटेशन है स्किन पे, रेडनेस है, कट्स हैं, वो भरने शुरू हो जाते हैं। तो दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है। एंड ये एक्सपेंसिव है ट्रीटमेंट या? नहीं, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर मैं मार्केट में कंपटीशन की बात करूं तो उस हिसाब से बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। मेरे पास हर लीग का पेशेंट है, तो अफोर्ड कर सकता है। वो मोटो ही नहीं है कि पैसा कमाना है, राइट। हम फिर भी अगर आप बता सकते हो कितना कितना एवरेज ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज मंथ का जो ट्रीटमेंट जाता है वो 5000 रुपीज़ का जाता है। उसमें डॉक्टर का कंसल्टेशन भी है, उसमें ट्रीटमेंट दवाइयाँ भी हैं, ऑयल भी है, क्रीम्स भी हैं, और आपसे मेरी टीम हर हफ्ते फ़ोन करके बात करेगी कि आपको आराम है या नहीं है, या दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो वो एवरी वीक फॉलोअप भी रखा हुआ है डॉक्टर्स के साथ, वीडियो कंसल्टेशन, ऑडियो कंसल्टेशन, तो पूरा आपका ध्यान रखा जा रहा है। ओके। और आप इन पर्सन ही मिलते हो या आप भी वीडियो कॉल कंसल्टेशन? नहीं, वो टीम ही करती है, मैं सिर्फ फिजिकली पेशेंट को ओपीडी में ही मिलती हूँ। ओके। मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे मेरे डेज होते हैं, तभी मेरी ओपीडी चलती है। मैम कुछ रेमेडीज भी हैं आपके पास अगर किसी को सोरेसिस हो रहा है और इमीडिएट डैमेज कंट्रोल करना हो या अर्ली स्टेज पे रोकना हो, तो उसके लिए कुछ कर सकता है कोई? सबसे पहले अगर आप कोई स्टेरॉइडल क्रीम लगा रहे हो तो वो बंद कर दो, क्योंकि जब तक आप लगाओगे तब तक ही वो स्किन को ठीक रखेगा, छोड़ते ही वो ब्लास्ट करेगा, तो वो आपको छोड़ना है, पहली रेमेडी। दूसरी, आप कपूर मिला सकते हैं नारियल के तेल में। तो अगर आपने 100-200 ml लिया नारियल का तेल, उसमें 4-5 आपने टुकड़े डाले हैं कपूर के, और वो आप बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो, तो बहुत सूदिंग इफेक्ट और ठंडा लगेगा बॉडी को, रेडनेस, इचिंग कंट्रोल करेगा, ड्राइनेस कंट्रोल करेगा। तो एक इमीडिएट आप अप्लाई कर सकते हो रिलीफ के लिए, बट बीमारी ठीक दवा खाने से और लगाने से दोनों से होगी, और साथ में अच्छा खाना है, राइट। तो कुछ चीज़ें हैं जो मना होती हैं, वो नहीं खानी है, तो आप सोरासिस से बच जाओगे और बचे रहोगे। मैम जो आप प्रोडक्ट्स बता रहे हो जैसे फेस वॉश है या शैम्पू है, तो अगेन वो कंसल्ट करके ही लेना चाहिए क्या, टाइप स्किन टाइप के क्या सूट करेगा, या फिर वो आप ऐसे वेबसाइट पे भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है या कुछ भी ले सकता है, ऐसा रहता है, कैसा रहता है? अगर तो पेशेंट को पता है कि इशू क्या है तो वो डायरेक्टली प्रोडक्ट भी ले सकता है। जैसे डैंड्रफ का इशू है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, और फिर हमारे पास स्कैल्प एक्सफोलिएटिंग सीरम है जो डैंड्रफ को कम करेगा। बट अगर पेशेंट को पता ही नहीं है कि मुझे लेना क्या है, तो हमने एक फॉर्म अटैच किया हुआ है वेबसाइट पे, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, और आपको वो खुद रेकमेंड करेगा कि आपके लिए ये प्रोडक्ट सही है और आप यूज़ कर सकते हो। ये तो बहुत तगड़ी चीज़ कर रखी है आपने। और जनरली फेस वॉशेस के साथ भी सेम ही है? सेम ही है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जनरल चीज़ चाहिए हमें फेस वॉश, तो उसमें भी आपके सेग्रीगेशन है, ऑयली स्किन वाले ये ले लो, ड्राई स्किन अगर वाले ये ले लो? एक्ने है तो उसका सेग्रीगेशन है, बट एक जनरल फेस वॉश है जो कोई भी यूज़ कर सकता है फॉर ऑल स्किन टाइप, और आपको सिर्फ क्लेंज ही करना है, कोई इशू नहीं है, तो आप वो जनरल भी यूज़ कर सकते उसमें क्या क्या डालते हो आप, गुलाब जल वगैरह? मैम यही बने हुए नीम, गुलाब जल, ऐसे प्रोडक्ट तो ये एक्चुअली अच्छे होते हैं स्किन के लिए? हो। हाँ, होते हैं। मैम अच्छा, बहुत से लोग हैं जो नहाते वक्त फेस वॉश भी यूज़ नहीं करते, साबुन ही लगा लेते हैं, फिर कुछ लोग शैम्पू को ही लगा लेते हैं। तो आप उन लोग को कैसा कुछ बता सकते हो कि भाई ये तो रोक ही दो, ये तो नहीं करो? नहीं, शैम्पू तो नहीं लगाना है, शैम्पू बिल्कुल नहीं लगाना है। साबुन भी वही लगाइए जिसका पीएच टुवर्ड्स एल्कलाइन हो, बहुत एसिडिक साबुन वो नहीं होना मैम चाहिए। बहुत से लोग पीएच वीएच नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे, तो आप नॉर्मल पानी से भी नहा रहे हो ना, और अपने प्राइवेट पार्ट्स को ही क्लीन कर रहे हो, वो भी बहुत है। उतना भी कर लोगे तो बदबू भी नहीं आएगी, लगेगा कि आप नहाए हो, और कोई स्किन डैमेज नहीं होगा। बट ये शैम्पू और कोई भी चीज़ उठा के नहीं लगानी है। और मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मैं आयुर्वेद से हूँ, तो आप जितना हो सके नेचुरल रहिए। आप चाहे अगर संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, आप बेसन से नहा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पानी में नीम के पत्ते डाल के नहा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे अगर इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, बारिशों में बहुत होता है,
तो आप उससे ना हो, आप ऐसे ही हेल्दी रहोगे, तो आपको तरह तरह की क्रीम्स और डॉक्टर्स के चक्कर आपके बच सकते हैं। ऑसम मैम, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और मैं जनता को बताना चाहूँगा, अगर आपको मज़ा आया है इस पॉडकास्ट में तो आप प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम्स भी कमेंट करिए और ये भी कमेंट करिए कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं मैम के साथ। तो डेफिनेटली नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम मैम को फिर से इनवाइट करेंगे और कमेंट सेक्शन से जो प्रॉब्लम्स आप लोग मेंशन करेंगे उस पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे। और अगर आपको कोई स्किन रिलेटेड या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है मैम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो मैम से कांटेक्ट करने की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनकी वेबसाइट जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे वो भी हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। मैम का इंस्टाग्राम स्क्रीन पर आ रहा था, आप जाकर इनको वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और बस इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें, शेयर करें, अपने यारों दोस्तों तक पहुंचा दें। और हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिन्होंने नहीं करा हुआ, ठीक है? बिना सब्सक्राइब करे बहुत लोग देख रहे हैं भाई, 75% लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं यार, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप जाइए और मज़े करिए, हेल्दी रहिए, बढ़िया रहिए और हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय।